सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ। सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये शो होता कहाँ है। ये शो पालिका बाजार के गेट नंबर 2 पर, या जो चौक है राजीव चौक, उसके गेट नंबर, मेट्रो के गेट नंबर 6 पर रोज शाम को 6 से 7 होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, थैंक यू सो मच करण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का शुरुआत करूं, मेहमानों का तारुफ कराऊं। मेरे पास 2-3 मसले थे जिन पर आज बहस, जिन पर आज बातचीत हो सकती थी और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई किसी से कम नहीं था, इसलिए आपकी डोमेन में तीनों मुद्दे, चारों मुद्दे मैं छोड़ देता हूं। आप जो मुद्दा बेहतर समझेंगे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मुझसे मतलब है पैनल पे सवाल रख सकते हैं, डिबेट में वो सवाल रख सकते हैं। गुजरात में जहरीला पदार्थ शब्द इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस कहती है कि शराब नहीं है, वो तो ऐसा केमिकल पिला दिया शराब के नाम पर जो जिससे अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है 37 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में ये बात सच है कि शराब बंदी है। पुलिस का कहना है कि पाउचेज में जो पाउच थे उसमें ही केमिकल, शराब की जगह केमिकल भर के बेच दिया और लोगों ने उसको पी लिया। ये बात सच है। दोबारा फिर कहता हूं कि गुजरात में शराब बेचना पाबंदी है। तीसरा जो दूसरा मुद्दा वो था कि आज कांग्रेस के एक सांसद ने सवाल पूछा कि पिछले 8 सालों में कितनी नौकरियां दी गईं। सरकार ने इसका जवाब पटल पे रखा, सदन के अंदर रखा और कहा कि 22 करोड़ से ज्यादा इन 8 सालों में, नौकरियां नहीं, 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आया और 7.25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई इन 8 सालों में। आप हंसें, आप मुस्कुराएं, मेरी तरफ देखें। मैं तीनों डोमेन पे चीज जानना चाहता हूं, मुद्दे को रखना चाहता हूं। आप बहस के जिस हिस्से को, जिस सिरे को उठाना चाहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नमनप्रीत। नमनप्रीत, ओह थैंक यू सो मच। और आपका क्या नाम है? गुरप्रीत। गुरप्रीत, थैंक यू सो मच। और तीसरा मुद्दा जो मैं लेके आया हूं वो ये है कि कल शिवरात्रि थी और कांवड़ियों की यात्रा निकल रही थी। कांवड़ियों की जो यात्रा, उसका एक बहुत पुरानी परंपरा है कि गंगा जल लेके आते हैं और शिव के ऊपर उसको चढ़ाते हैं। ओवैसी साहब ने आज ट्वीट किया कि उनके पैरों की तो आप मालिश करते हो, यानी कांवड़ियों के पैरों की तो आप मालिश करते हो और मुझ पर आप लाठी चलाते हो। तीसरा मुद्दा, अब आप बहस के जिस हिस्से को आप जैसा चाहेंगे। मैंने पहला रोजगार बेरोजगारी पे, दूसरा शराब के ऊपर और तीसरा मुद्दा मैंने ये रखा। पैनल में जो लोग मौजूद हैं, जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में अल्पना चौहान मौजूद रहेंगी। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे डिबेट में मौजूद हैं, आते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्का ही रखिएगा, हल्ला मचाइएगा, कम मचाइएगा। हाँ जी, मैं तो सच बोलता हूं। मैंने कहा मैं तो झूठ बोलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ डिबेट में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जान, थैंक यू सो मच। कनिष्का गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और किशोर मासूम जी डिबेट में आते रहे, आरपीआई के सदस्य हैं, नेता हैं, मुंबई से आए हमारे साथ, एनडीए के पार्टनर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ युवा जर्नलिस्ट, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 28। हाँ, तो 28 साल का तो आदमी युवा होता है। लेकिन मैं जो बात करने के लिए आज मौजूद हूँ, वो बात सबसे खास है, जो जिस चीज के मैं आया अभी, 2 सेकंड दो। तो आप, सवाल ये है कि उनके पैरों की मालिश और हमारे लिए लाठी, क्यों? वो ये बात ओवैसी कहते हैं। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के पैरों की मालिश की जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ऊपर लाठी क्यों? तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आप दंगा मचाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, पेट्रोल बम चलाएंगे और देश में चिल्लाएंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो क्या भैया आप पे फूल बरसाए जाएंगे? आ रहा हूं सर। अच्छा, आज आपने हाथ उठाया, क्या बात है जनाब? जनाब आपके एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से दूंगा जी। ये हमारा भारत देश 33 करोड़ देवी देवताओं की धरती से सजा हुआ है। कोई इंसान जल अभिषेक करने के लिए पैदल यात्रा करता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर वो पैदल यात्रा करेगा 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जल लेके आएगा, अगर पाँव में छाले पड़ के पाँव धोने से क्या किसी का मन दुखे? क्यों? इसका सवाल मेरा इनसे है। हाँ, सवाल यही है कि जवाब चाहिए कि आखिर कोई 200 किलोमीटर चल के आए और उसके पैर में छाले पड़ जाएं और पैर धोया जाए, तो आखिर आपको ऐतराज क्यों? मैं आ रहा, मैं युवा जो बैठ जाओ चुपचाप, आ रहा हूं मैं। जी जी। ऐतराज हमारा इसलिए है प्रतीक जी, भैया जी, कि आप जो है अभी बकरा ईद होके गई, आप बकरा ईद पे भी ऐसे ही फूल बरसाते, आप सिखों के जो पर्व होते हैं उस पे भी बरसाते, आप ईसाइयों के भी जो होते हैं उस पे भी बरसाते। ये जो भेदभाव की जो राजनीति हो रही है देश में, जो बिल्कुल एक टारगेट कर 80% लोगों को 80 की बात कही, मैं बकरा ईद पे बोलूंगा, मीटिंग की बात करते हैं। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया है, क्या नाम है इनका? हार्दिक बजाज। हार्दिक बजाज। तो कैसे आना हुआ इधर? वैसे मार्केट एक जना एक बोलेगा बस, मतलब चला जाऊंगा हार्दिक बजाज के पास, तुरंत जाऊंगा हार्दिक बजाज के पास, वो चाहे बोल पाए चाहे ना बोल पाए, मैं खड़ा रहूंगा उसी के पास, एक आदमी बोलेगा ना। जी हाजी मेहरुद्दीन। मैं कह रहा हूं प्रतीक जी, सरकार जो है वो किसी की भी धर्म और जाति की नहीं होती। सरकार का काम होता है सबको साथ लेके चलने का काम होता है। तो आपको कहाँ लगता है कि भेदभाव हुआ है? भेदभाव क्यों नहीं हो रहा बताइए, क्यों होता है? अगर कोई मुसलमान निकलती है, रैली निकलती है, उस पर तो पुष्प वर्षा नहीं होती, उन पर तो आप पथराव, उन्हें पथराव बता के कि ये पत्थर मारते हैं, उन पे तो आप लाठी चलाते हैं, आप उनके घर पे बुलडोजर चलाते हैं। और ये जो कावड़ियां जिन्होंने 10 दिन से रास्ता रोक रखा, हम 5 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते, ये 10-10 दिन तक रोक। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको चौधरी साहब, बिल्कुल उत्तर दीजिए, आप बिल्कुल उत्तर दीजिए, बिल्कुल उत्तर देने के लिए। लेकिन मैंने 3 सवाल आज रखे थे, तीनों सवाल, एक था बेरोजगारी का सवाल, दूसरा सवाल था शराब पर गुजरात का, जिसको कहा गया कि वो केमिकल है और शराबबंदी है गुजरात में, तीसरा सवाल मैंने आज ये रखा था। मैं आऊंगा। जी जनाब। प्रतीक जी, अभी इन्होंने बोला कि रास्ता रोक लिया और बकरे ईद की बात की, तो पहली बात तो ऊपर से हेलीकॉप्टर जाएगा, नीचे किसी पशु को आप, वो ये कहते हैं कि टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा है। पूरी बात सुनिए, पहली चीज आप टैक्स की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर 95% टैक्स पेयर हिंदू है और 5% टैक्स पेयर सिर्फ मुसलमान है, लेकिन संसाधनों पे सबसे ज्यादा प्रयोग यही लोग करते हैं। लंबी लंबी लाइनों में हमारी आस्था नहीं है प्रतीक जी, इनकी आस्था है, हमारी आस्था नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या हम इस देश के वासी नहीं है क्या? है तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है इस देश में? खड़े 80% लोगों के लिए उन्हें खुश करने के लिए काम हो रहा है और 20% लोगों के लिए काम नहीं हो रहा। जी एक मिनट रुकिए, वेट, इसके बाद आप जवाब देंगे। वो बीजेपी। देखिए, मेरा मानना यही है
दुबे जी। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर कांवड़िया आ रहे हैं भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए, उनकी जो सेवा कर रहा है उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और बहुत सारे मुसलमानों ने किया है, देखा नहीं, बहुत सारे मुसलमान उनका स्वागत किया, फूल बरसाए, बहुत सारी चीज की। लेकिन दूसरा पक्ष जरूर है कि आप मुस्लिमों के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। अगर वो कहीं नमाज पढ़ ली थोड़ी देर के लिए तो आप उनको जेल में ना भेजें, आप उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। उनको ऐसा ना लगे कि वो दोयम दर्जे के नागरिक है इस देश के, उनको संतुष्ट करना भी सरकार का। नमाज के बाद अगर पुलिस वालों पे पत्थरबाजी होगी, एक कोई टेलर के अगर है कपड़े सिलाने जाता है उसका गला काट दिया जाता है, नफरत की ऐसी राजनीति होगी, आपको क्या लगता है उनके हाथों में मालिश की जाएगी? प्रतीक जी देखिए, आजादी के बाद से अब तक जो राजनीति देश ने देखी 2014 तक, वो राजनीति थी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाना, दूसरे धर्म को हाशिए पर रखना। मैं इशारों में बात कह रहा हूँ। और शुरुआत ये जो मानसिकता है ना, जिनको तकलीफ हो रही है, जब सरकारी पैसे से इफ्तार पार्टियां होती रही देश में, किसी ने सवाल नहीं उठाए थे। आज कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वृष्टि हो या उनके पैर धोने से जिनको तकलीफ है, ये वही मानसिकता है। प्रतीक जी 10 सेकंड लूंगा। ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार होने पर उद्घाटन कार्यक्रम में जाने से रोका था। वही मानसिकता आज भी चल रही है। राइट जी जनाब। मुमताज, डॉक्टर मुमताज, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर मुमताज, आऊंगा बेटा, आऊंगा, खड़े रहो। हाँ जी हाँ। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये अच्छी बात है कि उन पे फूल बरसाए जाएं और हम लोगों ने भी फूल बरसाए, सरकार भी करे, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 200 किलोमीटर चल के जाते हैं, अगर पैर में छाले पड़ते हैं, मैंने बोल दिया आऊंगा। हाँ। देखिए ऐसा होना चाहिए और हो तो ठीक है, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है प्रतीक जी, कि आप साउंड न बजाएं बहुत तेज, है ना, आप कम से कम जो संविधान है हमारा, कितना अच्छा संविधान है, उसकी एक मिनट की प्रतीक जी यही बोलेंगे तो आज उनको भैया, अरे बात सुन लो, परेशानी हो रही है। लो, ये गलत बात है, गलत बात बेटा, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आराम से। मैंने जब मना किया मैं आऊंगा, आराम से। सवाल ये है कि डीजे इतना जोर डीजे कि आप सुनना तो दूर, अगर कोई बीमार आदमी होगा तो हार्ट शेंक कर जाएगा। जी मुझे कहने दीजिए, मेरा भी अधिकार है बोलने का। जी बैठिए बेटे। जी लेकिन मुझे प्रतीक जी हैरत इस बात की होती है कि सरकार जो है, आपने कहा कि इतनी तेज बजता है, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं देता। ये आवाज जो है ना, ये डीजे की आवाज सरकार के कानों में नहीं जाती, अजान की आवाज चली जाती है, दूसरी चीजें चली जाती हैं, तो ये जो है ना, ये ठीक नहीं है। देखिए अजान की आवाज चली जाती है, डीजे की आवाज नहीं जाती है, ये बात है। और डीजे बहुत तेज है, इसमें से अगर कोई कह देगा कि डीजे की आवाज कम है तो मैं मान लूंगा। डीजे की आवाज ज्यादा है या कम है भाई, मैं जानना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अल्पना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मैंने नाम बोल दिया था आपका। डीजे बहुत जोर बज रहा है, मुहर्रम में भी बजता है डीजे। हाँ जी तलवारें निकलती है, मुहर्रम में डीजे बजता है, तब ये प्रश्न कहाँ रहता है? तब भी प्रश्न है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्रश्न है। ये तो चुप रही है, कवाड़िया के ऊपर फूल बरसा रहे योगी जी, लोगों को, विपक्षियों को पच नहीं रहा है ये बात, ये विपक्षियों को पच नहीं रहा है। दूसरा जैसे कि हिंदू सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, तो फूल बरसाने में दिक्कत क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, दिक्कत है क्या? राइट, वन भाई, आप सारे लोग हैं। जी जनाब बोलो। हम तलवार तो नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, आप तलवार भी निकाल, जवान निकाल लें बस। हाँ जी, मुहर्रम में तलवार निकलती है। जी हामिद अंसारी जब कांग्रेस में उपराष्ट्रपति होते तो उनको पाकिस्तान का एजेंट बता देते हैं ये, और अब्दुल कलाम जब एनडीए में होते हैं तो उनको बहुत बड़ा राष्ट्रपति बना देते हैं, देशभक्त बनाते देते हैं ये लोग। कौन लोग? यही लोग, सरकारी लोग। मतलब कह देते हैं कि एक मिनट, हिंदू आतंकवाद, हिंदू ISI प्रतीक जी यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हम अपना सही नायक भी नहीं चुन पाते हैं। वीर अब्दुल हामिद हमें पसंद नहीं है,
हमें अशफाकुल्लाह खान पसंद नहीं है, हमें जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पसंद नहीं है, हमें अभी उनका आजाद साहब का कलाम साहब का नाम लिया, भारत रत्न वो पसंद नहीं है। लेकिन हम कोई बुरहान अब्बानी के साथ खड़ा होना चाहता है, कोई याकूब मेनन के साथ खड़ा होना चाहता है, और कोई जिस पर आरोप लगते हैं पाकिस्तान से पूरे देश में ISI के एजेंट की तरह काम करने का, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि कश्मीर में बीजेपी ने किसके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी? पीडीपी बनाई थी ना? बनाई थी। तो किसके साथ ये कौन जाके खड़ा हुआ? मतलब जब मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू, जहां तुम्हें अच्छा लगे। और ये बताइए पीएम, एक मिनट, पाकिस्तान बगैर बताए कौन चला गया था? नहीं, कौन चला गया था वहाँ पे? क्यों गए थे? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए सुविधा के अनुसार सब काम हो रहा है प्रतीक जी। जब सुविधा हो तो बिरयानी खा लो, जब सुविधा न हो तो बिरयानी को हराम। बोलोगे तो तुम ही बोलोगे और कौन बोलेगा? जी हाँ जी, क्या चाहता है? मैं पहले मुद्दे की बात करूंगा, उसके बाद से शो जिसके लिए परिचित है। अरे मैं आऊंगा यार, उस पर मैं आऊंगा। रुको, नहीं रुको, लड़ने को तैयार हूँ मैं। सुन लीजिए, मुद्दे की बात करूंगा। जो आज मुद्दा है वो रुको यार, हाँ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री थे, डंके की चोट पर पाकिस्तान गए थे, पूरी दुनिया को बता कर गए थे, छुपा कर नहीं गए थे। नंबर 1, पीडीपी के साथ खुलेआम सब जानते हैं सरकार बनाई। क्यों बनाई थी? 370 हटाकर पूरे विश्व को बता दिया सरकार क्यों बनी थी। और गंगा जमुना साफ हुई? ए भैया बताओ, साफ हुई? आपको जमुना चले जाइए, थोड़ी दूर पे है, साफ हुई? 8 साल की सरकार हुई, अगर जमुना साफ हुई होगी मैं हिंदू हो जाऊं। बताइए, मैं अभी हिंदू धर्म। डॉक्टर मुमताज, होल्ड ऑन। मैं अभी कह रहा हूँ, अगर हमें कोई दिखा देगा जमुना जी और गंगा जी साफ हुई है, अभी मैं हिंदू धर्म अपना लूंगा। चुपचाप खड़े रहिएगा, चुपचाप। हाथ नीचे। मैं आ रहा हूँ। जरा होल्ड ऑन। क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर गंगा जमुना इनके वादे के मुताबिक साफ हुई होगी, अविरल बनी होगी, अभी मैं हिंदू धर्म अपना लूंगा। चलिए रुकिए। चलो 4 धाम में जाओ, यही चलो, अभी चलो, यही कैमरा लेकर। इनके लिए तो लाइनें बड़ी सटीक। वन बाय वन रुको, चाय मंगवाओ इनके लिए जी। रुको, वन बाय वन। प्रतीक जी एक लाइन 20 सेकंड तो दूर है, तुम्हें हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं दूंगा। चुपचाप बैठो जी। इनके लिए 2 लाइनें सटीक हैं। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। ये बहता दरिया है मोदी जी का वतन, इसे नदियों और झीलों में मत बांटिए। हम क्या बनाने आए? वन बाय वन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानंद जी। रामानंद कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। अरे रामानंद, तुम ही कुछ बोलो, ज्ञान की बातें। यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान बराबर होना चाहिए। और यहाँ संविधान की जानकारी 90% लोगों को नहीं है। यहाँ मात्र 10 से 15% लोग संविधान को जानता है, बाकी संविधान को जानता नहीं है। बाकी सबको जानता है, संविधान को नहीं जानता है। संविधान से देश चलती है, बाकी धर्म से नहीं। और सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए, और सभी को जो है एक समान सबको अधिकार मिलना चाहिए। क्या बात है। इनका पिता ने इनका नाम रामानंद रखा, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि इनको ज्ञान है। आप अंदर आइए, रामानंद जी। यहाँ बैठिए। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे हम, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में है जो अल्फाज है उसी हिसाब से चलेंगे। मैं आ रहा हूँ। अमेंडमेंट है, तब आप विपक्ष में थे, तब अमेंडमेंट हुआ था। आया हूं मैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। जी। अभी भाई साहब ने एक बात कही कि यदि जो है गंगा जमुना साफ हुई होंगी तो भाई साहब आज ही हिंदू धर्म अपनाएंगे। तो इनको मैं बताना चाहता हूं
कि जब प्रयागराज में प्रियंका गांधी जी जाकर के वहां पर आचमन कर रही थी और गंगा नदी के पानी को सीधे उठा के पी रही थी, तो क्या वह गंगा नदी गंदी थी उस समय को सीधे आचमन कर? एक बात तो मैं कहूंगा कि कोई मुसलमान बने या हिंदू बने या न बने या धर्मनिरपेक्ष रहे, सापेक्ष रहे, लेकिन एक बात गुरुजी बहुत सही है, और वो ये कि जनता की याददाश्त, ओए होए मेरे मौला क्या याददाश्त है। क्या नाम है आपकी? जी मैं विशाल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री। बेटा आ रहा, 1 by 1। मुद्दे से हट के बात नहीं करूंगा, वो बात मैं पहले मुद्दे की बात करूंगा। सुनिए, ये देश का युवा, पूरा देश क्या चाहता है? आज प्रत्येक थानों में महावीर अखड़ा और मुहर्रम एक साथ मनाया जाता है, शांति समिति की बैठक की जाती है, तो देश कहाँ शांत है? देखिए एक जो युवा है, पूरा देश शांत चाहता है। मैं देखिए कविता लिखा हूँ एक, और उसको तुम यार इतनी मुश्किल में चुप रहो पहले। तुम इतने मुश्किल हालात में भी कविता लिख लेते हो? हाँ बिल्कुल लिखता हूँ सर। देश क्या चाहता है। और पत्रकार भी हो? पत्रकार भी है सर। पत्रकार एक भावनात्मक होता है सर। हम न्यूज लिखने से पहले पता चल जाता है कि कविता लिख लेते हैं। हाँ। चलो लिखो। सुनिए, देश, सब लोग सुने, लड़ने को तैयार हूँ मैं रण की रणभूमि में, विचारों की आदान में, आपकी सोच की प्रदान में। हम है देश के वो युवा जो भय मुक्त देश बनाएंगे। भले ही आज ध्यान से सुनिएगा, भले ही आज पार्टियों के अंधभक्त कितने भी, किसी भी पार्टी के हों, आज भले ही पार्टियों के अंधभक्त कितने भी, निश्चित एक दिन सभी भारतीय कहलाएंगे, भारत माता के वासी हैं। अच्छा चलो आओ वहाँ जाओ। अरे भाई एक मिनट, मैं आ गया, मैडम आ गया। तुम चुपचाप पड़े रहो, वहां पे बैठ जाओ। अरे इन्होंने भक्त का नाम लिया था, तुम्हारा नाम नहीं लिया था। तुम क्यों? नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आराम से 1 by 1 ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। नो डिस्टर्बेंस नहीं बेटा डिस्टर्बेंस नहीं। जी मैडम ने शेर सुनाया था, मैं उसका जवाब शेर ही में देना चाहता हूँ कि ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं। क्या बात है। ये गुनहगारों की बस्ती इसलिए खामोश है, भेद खुल जाने के डर से बोलता कोई नहीं। आप बोलो। देखिए प्रतीक जी, रंगरेज साहब ने बोला कि भैया हमें 5 मिनट नमाज पढ़ने पे जेल में डाल देते हैं, हम पे लाठियां चलाते हैं, जो मूल मुद्दा था। मैं एक बात का एक प्रश्न पूछता हूं। आज कांवड़ यात्रा में 5 करोड़ से ज्यादा भोले रोडों पे थे, उनके हाथ में लाठियां भी थी। क्या किसी ने तलवारें चलाई, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया? नहीं, वहां पर सिर्फ हर हर महादेव, भारत माता की जय हुई। किसी ने भी किसी मुस्लिम भाई पे हमला नहीं किया। ये 5000 इकट्ठे हो जाते हैं, तलवारें चलाते हैं। कितना मैं आपको रुको भाई सुनो बहुत मुश्किल है मैं रुको एक बात बहुत ईमानदारी से बहुत ज्यादा वैमनस्यता, बहुत ज्यादा जहर लेकर जिया नहीं जा सकता, नहीं लिया सकता। इतना यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी भाई साहब हम मैं यही कहना चाहता हूँ, हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी परिंदों की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो उनसे सीखना चाहिए। हम लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, कि दूसरे के दुख के बराबर कोई पाप नहीं है और दूसरे को सुख देने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। धर्म की एक लाइन में परिभाषा है। इसलिए कहना चाहते हैं, इसको छोड़ करके जो युवा खड़ा है, इसके रोजगार की बात की जाए कि सबसे ज्यादा इतिहास में आज बेरोजगारी है। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार। इनसे पूछिए जो ये उपदेश बता रहे हैं,
जो ये पोथी पढ़ यहाँ पंडित बने हैं, जो पोथी पढ़ पंडित बने, इनसे पूछिए क्या ये ज्ञान अखिलेश जी को इन्होंने दिया? उन्होंने चाचा की कुर्सी छीन ली, पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया, भाइयों को नहीं देखा, भाभी को नहीं देखा। क्या ज्ञान कभी इन्होंने अखिलेश जी को दिया? जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को चला, ये डिबेट पर आकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए इनका वचन इन्होंने अभी बहुत डंके की चोट से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, कई जगह धंस गया। अब वहाँ बिल्डोजर चलेगा क्या नहीं चलेगा, ईडी सीबीआई जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसलिए पूछना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, आप गोमती रिवर फ्रंट को इतना खराब कर दिया, इतना अच्छा अखिलेश जी ने बनाया था, मेट्रो लेकर के आए, ये बताएं कि एक जगह मेट्रो लेने का देश में जो मुद्दा होनी चाहिए वो उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देश में दरअसल होना चाहिए महंगाई और बेरोजगारी, जिस उसको जो भटकाने के लोग धार्मिक प्रधान पर बात कर रहे हैं, यहाँ बात होनी चाहिए महंगाई और बेरोजगारी पर। जो बात बेरोजगारी का मैंने एक आंकड़ा रखा, पिछले 8 सालों में 22 करोड़ आवेदन आए नौकरियों के। पहले ही सबसे पहला आंकड़ा रखा था, 22 करोड़ आवेदन आए और 7.25 लाख नौकरियां मिली। ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा 100%, ये तो सदन का आंकड़ा, मैं क्या करूं? सदन में जो हो, लेकिन आम लोग भी कह सकता है ये 100% सही नहीं है। अरे ये तो बहुत कम है, ये तो पहले बता रहे, जो जहां से पहुंच रहा था वहां तक नहीं पहुंचे। जी सर, कोई भी अब अभी यहाँ पे दर्शक भी थे, बड़े मनोरंजन कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम होता है। जब भी बेरोजगारी जॉब पे बात आती है तो दोनों ही सारे पक्ष भी विपक्ष भी शांत हो जाता है कि इनको कहे कि ये तो अपने आप ही निपट लेंगे, हमें वोट तो हिंदू मुस्लिम से ही। अंदर आइए, क्या नाम है जनाब? अभिनव। क्या काम करते हैं आप? सर हम यूपीएससी। दयाशंकर जी चुपचाप खड़े रहिएगा। सर हम यूपीएससी के एस्पिरेंट थे। जो मैं आपका मुद्दा जानता हूं, मैंने रखा है पूरा मुद्दा। आपका क्या कहना है कि जब बात आती है हिंदू मुसलमान की, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इनको भी बहुत मजा आ जाता है। जैसे आपके शो में अभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा था, सब ठहाके लगा रहे थे, सबके अंदर जोश था, पर रोजगार की बात करेंगे तो ये आधे से ज्यादा तो 90% भाग जाएंगे। और पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, उनको तो कहते कि हिंदू मुस्लिम से हमें वोट मिलेगा, हम उसी को उठाएंगे और हम उससे ही राजनीति। अभिनव एक तीसरी बात और कहते हैं, ये सिर्फ दोषी नहीं है, जिनके हाथ में माइक है वो भी बड़ा मजा लेते हैं हिंदू मुसलमान में, बहुत मजा लेते हैं। और जैसे ही, और ये सच बात है कि जैसे आप हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो ये तमाम सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही बेरोजगारी पे बात करें, आज काहे पे बात कर रहे हैं भैया जी? आज काहे पे? आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप तो चुपचाप रहे हैं। बोले आप किस पे बात कर रहे हैं भैया जी? बोले भैया जी आज बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे। हमें छोड़ो, आज हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, सच है, हकीकत है, और इस हकीकत को आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। भैया जी का हिंद में जनता करती मन की बात। प्रतिनिधिमंडल को अब तक अपने देश में आने की मंजूरी तक नहीं दी, इसलिए रूस के तेवर देखकर इजरायल की भी त्योरियां चढ़ गईं। इजरायल ने धमकी दी कि अगर रूस ने यहूदी एजेंसी पर बैन लगाया तो वो भी चुपचाप उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि वो रूस पर एक्शन की पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है ताकि रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। असल में जो जूइश एजेंसी फॉर इजरायल फसाद की जड़ बनी हुई है, वो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी एजेंसी है। 1929 में बनी ये एजेंसी है तो दान संस्था, लेकिन इजराइल की सरकार से बेहद करीबी से जुड़ी हुई है। और तो और 1948 में इजराइल को वजूद में लाने के लिए जूइश एजेंसी फॉर इजरायल ने काफी अहम रोल भी निभाया था। 1989 में उसने तब के सोवियत संघ में काम करना शुरू किया था, जिसके बाद वहां से लाखों यहूदी इजराइल में बस गए और आज इजराइल के 10 लाख से ज्यादा नागरिक कभी सोवियत संघ के ही रहने वाले थे। इसलिए इजराइल की सरकार एजेंसी को बैन करने की कोशिश पर भड़की हुई है और रूस से भिड़ने के लिए बाजू में चढ़ाए बैठी है। वैसे यहाँ अहम बात यह है कि इजराइल ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और न ही उसने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, लेकिन फिर भी रूस उस पर गुस्सा निकाल रहा है।
माना जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर इजरायल के अंतरिम प्रधानमंत्री यार लापिड हैं, क्योंकि वो यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही खुलकर रूस के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, तब से जब वो इजरायल के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। अप्रैल में जब यार लापिड इजरायल के विदेश मंत्री थे, तब इजरायल ने रूस को यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड करने के समर्थन में वोट किया था और लापिड ने अपने देश के उस फैसले को सही ठहराने के लिए रूस पर युद्ध अपराध का संगीन आरोप भी लगाया था। जबकि उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कभी पुतिन से सीधे उलझने की जरूरत नहीं की। उन्होंने रूस की जंग का विरोध तो किया, लेकिन सीधे पुतिन पर उंगली नहीं उठाई। इस बीच बिहार के हाजीपुर में एक साधु के वेश में घूम रहे 6 संदिग्धों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। मारपीट की यह घटना एक दिन पहले की है। आरोप है कि पकड़े गए सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं और उस इलाके में घूम घूम कर भीख मांग रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और फिर डंडे से उनकी जमकर पिटाई कर दी। डर नहीं लगा, हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि पकड़े गए संदिग्धों में ज्यादातर जमीन पर लेटे हुए थे। जो बैठे थे उन्हें भी इतना पीटा गया कि वो भी दूसरों की तरह लेट गए। इस दौरान उन्होंने कई बार माफ करने की गुहार भी लगाई, लेकिन पिटाई कर रहा बजरंग दल का कार्यकर्ता उनकी गुहार को लगातार नजरअंदाज करता रहा और काफी देर तक उनके साथ मारपीट करने के बाद बजरंग दल ने पकड़े गए लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि क्या वो सचमुच भीख मांग रहे थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से लगातार दूसरे दिन हुई पूछताछ। विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, खुद को कानून से ऊपर समझता एक परिवार। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को रखा बरकरार। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी गलत नहीं। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क और बीएसएनएल के विलय को सरकार ने दी मंजूरी। शुरू होगी देश के हर गांव तक 4G नेटवर्क लाने की परियोजना। बीएसएनएल के बेहतर बनाने के लिए भी 1.64 लाख करोड़ रुपए मंजूर। बहुत मजबूती से कंपनी प्राइवेट कंपनीज का मुकाबला करेगी। बहुत मजबूती से बीएसएनएल इस मार्केट में एक स्ट्रांग प्लेयर बन के उभर रही है। कब्जे वाले खरसोन के कई इलाकों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खरसोन के गवर्नर ने दावा किया कि रूसी सेना पर यूक्रेन इतने जोरदार हमले कर रहा है कि अब पुतिन के सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो गए। असल में यूक्रेन हाइमार्स जैसे घातक रॉकेट सिस्टम से रूस की सेना पर लगातार हमले कर रहा है, जिसमें रूस की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दावा है कि लगातार अपने साथियों की हो रही मौत से पुतिन के जवान परेशान हो गए हैं और इसीलिए वो अब यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए पीछे हटने लगे हैं। यूक्रेन का दावा है कि सितंबर तक वो खरसोन को पूरी तरह रूस के कब्जे से छुड़ा लेगा और अगर ऐसा हुआ तो इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी पुतिन के हाथ कुछ नहीं बचेगा। खबर है कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन के हमलों में रूस के 40,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। जंग को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी पुतिन के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। रूस ने दावा किया था कि उसकी सेना ने खरसोन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से खरसोन में किए गए हमलों के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो रूस के दावे की पोल खोल रहे हैं। क्योंकि रूस एक तरफ खरसोन पर कब्जे का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेना खरसोन में रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की बात कह रही है और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि अगर खरसोन पर रूस का कब्जा है तो उसके सैनिक यूक्रेन पर पलटवार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने दावे को सही साबित करने के लिए रूस पर किए गए हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। इसी कड़ी में उसने खरसोन में रूसी सेना पर कहर बरपाने का वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम आग की लपटों में घिरा नजर आया। यही नहीं, सामने आए एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन की सेना के जवान जैवलिन मिसाइल से रूस के टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस के कब्जे वाले खरसोन को छुड़ाने के लिए रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। भारत ने LAC के पास चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी तेज कर दी है, जिसकी जानकारी सरकार ने संसद में दी और बताया कि LAC के पास BRO ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बना ली है। गलवान हिंसा के बाद चीन छटपटा रहा है। वो भारत को उकसाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा और कभी LAC के पास अपना लड़ाकू विमान भेजकर तो कभी सैन्य अभ्यास करके भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हद तो तब हो गई जब पिछले हफ्ते खबर आई कि चीन ने LAC के पास एक और हाईवे बनाने की प्लानिंग की है, लेकिन भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उसने भी चीन की सड़क वाली चाल का जवाब सड़क से ही दिया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसी से जुड़ी जानकारी। कर्नाटक के पुत्तूर में
में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, सामने आया हत्या का पीएफआई कनेक्शन। प्रवीण ने कन्हैया की हत्या पर उठाए थे सवाल। भोपाल में बीटेक छात्र की मौत के मामले में आज से एसआईटी जांच शुरू हुई। मोबाइल पर मिला था तन से जुदा होने की धमकी वाला मैसेज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर एसआईटी जांच। पश्चिम बंगाल में 38 टीएमसी विधायकों के बीजेपी से संपर्क का मिथुन चक्रवर्ती का दावा। कहा 21 विधायकों से सीधा संपर्क, टीएमसी ने किया पलटवार। जिसकी भनक भारत को लग चुकी है। यही वजह रही कि उसने चीन के नेशनल प्लान की आड़ में रचे जा रहे षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि एलएसी के पास बीआरओ ने जो ऑल वेदर सड़कें बनाई हैं, वो सेना के जवानों की ताकत बनेंगी, क्योंकि ये सड़कें मामूली सड़कें नहीं हैं। ये हर मौसम का सामना कर सकती हैं। न तो तेज बारिश पर इनमें पानी भरता है और न ही इन पर बर्फबारी का असर होता है, या यूं कहें कि किसी भी मौसम में इन सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकता। खबर है कि इस साल के अंत तक एलएसी के पास ऐसी कई सड़कें बनाई जाएंगी जिनकी संख्या करीब 61 है और उन्हें दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट है, जिसके बाद सेना का सामान एलएसी के पास ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और चीन की हर चाल का जवाब बिना वक्त गंवाए दिया जाएगा। वैसे चीन भारत की डीएसडीबीओ सड़क यानी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड की वजह से पहले ही बौखलाया हुआ है। एलएसी के पास भारत की सेना को पेट्रोलिंग करने में मदद करेंगी। चीन की खींच की यही वजह है, वो भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनने से टेंशन में, जबकि वो खुद वही हरकत कर रहा है। वो भारत की तुलना में एलएसी के पास ज्यादा निर्माण कर रहा है और उसे नेशनल प्लान का हिस्सा बता रहा है। गलवान हिंसा के बाद के 2 सालों में तो उसने बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार कर लिया है। उसने तिब्बत में 14 एयरबेस बनाए हैं, तो वहीं उसका रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल 58,000 किलोमीटर तक फैल चुका है। यही नहीं, खबर है कि चीन ने फाइटर जेट की पार्किंग के लिए कुछ एयरबेस के पास पहाड़ खोदकर सुरंग बना ली है, जिसके जवाब में भारत ने भी एलएसी के पास निर्माण तेज कर दिया और लद्दाख समेत चीन की सीमा के पास बसे भारत के दूसरे राज्यों में सड़कों का जाल फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सड़कें सेना को एलएसी के इतने नजदीक ले जाएंगी कि चीन अपनी किसी हरकत को छिपा नहीं पाएगा। इस बीच राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जोधपुर में तो सिर्फ 2 घंटे में ही ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां के एक बाजार के बीच से गुजरते बारिश के पानी ने लोगों को दहशत से भर दिया और वहां से आई तस्वीरों को देखकर लोगों के डर का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बाजार के बीच से गुजर रहा बारिश का पानी सब कुछ लील जाने को तैयार दिखा। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर गरजते पानी को गुजरते देखते रहे। समय बीतने के साथ आसमान से बरसती बूंदों ने बाजार के बीच से बह रहे सैलाब को और खतरनाक बना दिया। पानी की रफ्तार और बढ़ गई। लोग अपनी दुकानों पर खड़े होकर एक दूसरे को बचने की सलाह देते रहे। तभी अचानक एक तरफ से एक कार बहकर आती दिखी। पानी के थपेड़ों के साथ कार आगे बढ़ती रही और वहां मौजूद लोगों का शोर भी बढ़ गया, क्योंकि वहां दुकानों पर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे कार में कोई मौजूद हो। वो पानी में बह रही कार को रोकने के लिए एक दूसरे की मदद मांगते रहे। इस बीच कार पानी में तैरती आगे बढ़ती रही। हालांकि कुछ पल बाद ही इस बात का पता चल गया कि कार में कोई मौजूद नहीं था और वो कुछ ही मिनटों में पानी की तेज धार में बहकर आगे की तरफ निकल गई। इस दौरान ऐसा लगा मानो वो वहां सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी कार से टकराकर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देखते ही देखते कार आंखों से ओझल हो गई, जबकि सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार सैलाब से मुकाबला करती रही। बीच बीच में पानी की तेज धार कार को हिला देती। ऐसा लगता कि किसी भी वक्त दूसरी कार भी पानी में बह जाएगी और कुछ ही मिनटों में ऐसा हुआ भी। हालांकि घट में पंछी बोलता है, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता है। घट घट में पंछी बोलता
सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। घट घट में घट में पंछी बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा, बहुत दूर खड़े हैं आप, आपको इधर आना पड़ेगा मेरे पास, इस तरफ, उस तरफ आइए तो मैं पूछूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के इस पूरे प्रोग्राम में, जहां पे तमाम सारे लोग अपनी बात रखते हैं। मैं उन्हीं के लिए प्रोग्राम होता है, उन्हीं की बात होती है। और मैंने 2-3 मुद्दे रखे थे शुरुआत में, और ये आप तय करते हैं कि आपको कहां, कैसे, कितना। और इवन ये नियम उधर भी लागू है, जहां जो लोग बैठे हैं उनके भी लागू है कि कहां पे वो किस तरफ डिबेट को ले जाना चाहते हैं। हाँ, ये बात और है कि डिबेट को मैं कैसे रखता हूं, किस तरह से कंट्रोल करता हूं, ये बात जरूर है मेरे पास। लेकिन हाँ, ये उनके ऊपर पूरा राइट है कि वो डिबेट को कहां किस तरह से ले जाना चाहते हैं। जी जनाब, कैसे हैं आप? बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। क्या नाम हो गया आपका? मेरा मंजूर तंवर। मंजूर तंवर। मंजूर तंवर साहब, कहां से हैं आप आए? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से। जी जनाब, जी बोलिए। देश अभी जो डिबेट में देख रहा हूँ, और देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कई सालों से। मैं सिर्फ इस बात आपके चैनल के माध्यम से, और आज ये डिबेट चल रही है, इसमें इतना सा कहना चाहता हूँ कि वर्तमान हालात में भी हमने देखा है, कुछ दिनों पहले संसद में कुछ अमर्यादित भाषाओं को बैन किया गया है, संसद ने घोषित किया है। मैं चाहता हूँ देश की न्यायपालिका और मीडिया, जो 5 अमर्यादित मेरे हिसाब से शब्द हैं, हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इनको बैन करे। गजब 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 गजब। मंजूर साहब आ रहा मैं। अरे वेट 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 वेट, आपने कहा कि हिंदू, मुसलमान, जी हाँ जी, इन पे बैन करे न्यायपालिका और ये मीडिया, क्योंकि ये मीडिया लोकतंत्र की तीसरी आंख है। यही मैन है। हाँ। तीसरी मानो, चौथी मानो, मैं तो मान रहा हूँ कि आज की तारीख में पहली आंख यही है। लेकिन जब आप पहली कह देते हैं या दूसरी कह देते हैं या तीसरी या चौथी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उस जिम्मेदारी के तहत सवाल फिर खड़े होते हैं बहुत सारे। मैंने आज भी शो में पहले शुरुआत करते समय ये बात कही थी, और ये बहुत साफ गोई के साथ कहा था कि मीडिया पर भी नजर है और नजर रहनी चाहिए, और बराबर ईमानदारी के साथ बात होनी चाहिए। जी जनाब। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। कांग्रेस प्रवक्ता से, ये 90 करोड़ को 5000 करोड़ जो किया, वो फॉर्मूला क्या है? 90 करोड़ का 5000 करोड़ किया। हाँ। उसका फॉर्मूला क्या है? क्या काम करते हैं आप? सर मेरा काम हैंडीक्राफ्ट का है। हैंडीक्राफ्ट का क्या नाम हो गया साहब आपका? कोठारी, मानव कोठारी। मानव कोठारी जी, आप बता देंगे? जी। अमित शाह जी के लड़के जयशाह ने जो करा था ना, सेम फार्मूला, उनसे पूछो आप। बिल्कुल सही कह रहा। देखिए, इन्होंने अभी बोला हिंदू, मुस्लिम और शमशान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान। देखिए, इनके दिल में शायद पाकिस्तान होगा। नहीं है। हिंदुस्तान में यदि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति, जिसको बुरा लगे कि पाकिस्तान को गाली पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहना चाहिए क्या भैया? मैं इनसे कहता हूँ कि प्यार बहुत बड़ी चीज है। मोहब्बत एक मिनट। हाँ, मोहब्बत बड़ी चीज है, नफरत बार बार फिर वही कहेंगे। देश क्यों 7.25 लाख नौकरी जो मिलनी चाहिए थी, 16 करोड़ इन्हीं ने वादा किया था। अब तो मैं कहूंगा कि अगर इसी तरीके से रहा, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तब विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, सन्मति है, वहां पर सुख संपत्ति है, रोजगार है, अवसर। देखिए, इनको शायद जानकारी नहीं है, क्योंकि ये चाचा भतीजे की लड़ाई में परेशान रहते हैं। 36 करोड़ स्वरोजगार इस देश के अंदर दिए गए हैं पिछले 7 से 8 साल के अंदर। दूसरी बात, हिंदू, देखिए आपने हिंदू मुस्लिम को बैन करने की बात कही ना, तो भैया जब कोई अफजल, कोई अबरार, कोई इस्माइल, कोई अतीक पत्थर मारेगा, तो मुसलमान तो कहा ही जाएगा भैया। भारत माता, क्या नाम है? हंसराज यादव। पहचानते हैं यादव जी? आपको पहचानते हैं? मैं आपको पहचानता हूँ। थोड़ा पे रोक लगाओ सर पहले। हाँ, नहीं है। पहले काम करवाओ। मुझे तो लग रहा है कि जनसंख्या पे रोक लगानी चाहिए। मैं ही ज्यादा आ गया हूँ इस दुनिया में, मुझे ही नहीं आना चाहिए था। हाँ, योगी मोदी जिंदाबाद। और एक बात और मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ही ज्यादा हूँ इस दुनिया में, मुझे ही कम हो जाना चाहिए। जी, कैसे हैं आप? तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि ये हिंदू मुस्लिम क्या बेटा,
होल्ड ऑन। ये हिंदू मुस्लिम क्या है? मैं कल गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में स्थित है, वहाँ मैंने सेवा करी जोड़ों की। जो भक्त दर्शन करने आ रहे थे, मैं उनके जूते ले रहा था, अपने हाथों से रख भी रहा था, कपड़े मेरे खराब भी हो रहे थे, लेकिन मेरे मन को एक अजीब शांति मिल रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है, लेकिन जब मैंने पलट के गौरी शंकर बाबा को देखा कि बाबा मैं तो मुसलमान हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं शराब दे रहे? कोई तुम क्यों नहीं मुझे बाहर करने की परमिशन दे रहे कि भाई एक मुसलमान यहाँ पर आकर मेरी सेवा क्यों कर रहा है, मेरे भक्तों की सेवा क्यों कर रहा है? अरे भाई लोगों, इन चीजों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। हैदर नाम है। मैथिल साहब, हमारे यहाँ एक कहावत और है। मैथिल साहब, हमारे यहाँ एक कहावत और है, और मैं तो आपके इलाके को भी जानता हूँ, बिहार के, जहाँ से आप आते हैं। ज्यादा बोलने से कोई पंडित तो हो ही नहीं जाता। हैदर ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। हैदर हैं गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सब लोग जानते हैं। वहां पे ये चरण पादुकाएं, हमारे जो जूते हैं, उनको साफ कर रहे थे हैदर साहब। ये भी एक नसीहत, ये भी एक नजीर है, और ये भी एक नजीर। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। अगर आपके पास कोई दुनिया में कोई अच्छी सी नजीर हो, यादव जी मेरी आंखों से आंखें मिला के बात किया करो, छुपाया मत करो। अगर आप आई लव यू टू यादव जी। मोहब्बत में तो गिरफ्तार हूं, इसीलिए रो जाता हूं। यादव जी, जो तुम मुस्कुराते हो ना, तो कसम खुदा की, कसम ईश्वर की, तो बिल्कुल सलमान खान नजर आते हैं। इतने हैंडसम आदमी हो तुम। लेकिन मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, जब एक मिनट रुकिए। नहीं मुमताज भाई, कलाकार सबका होता है, किसी एक का नहीं। और जब मैं हैदर जी सुनिए, रंगरेज साहब सुनिए, जब मैं बोला करूं तो मेरी बात सुना करिए। मेरे दिल में हैदर के लिए जगह सबसे ज्यादा इसलिए है, सबसे ज्यादा हैदर की जगह इसलिए है क्योंकि हैदर जैसे लोग इस समाज में जोड़ने का काम करते हैं। सारे इंडियन हैं और ये इंडियन मुस्लिम है। हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को विकास की धारा से अवरुद्ध देखकर नहीं चल सकते। हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री और जो नेतृत्व है वो हमेशा 130 करोड़ भारतवासियों की बात करता है। सरकारी योजनाओं का सारा लाभ हमारे निचले तबके को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे ये मुस्लिम भाई शामिल हैं। वो भारतीय मुस्लिम हैं, वो शांति के प्रतीक हैं, शांति के दूत हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में होते हुए भी भारत में चिरस्थायी है, शक्तिशाली नेतृत्व है। पूरा विश्व आज फ्रेजाइल है, अर्थतंत्र से ही सारा देश चलता है, वरना सब कुछ नष्ट हो जाता है। जितनी चुनौतियां इस सरकार के से निपट रही है, उसके बाद भी ये 140 करोड़ लोगों का भरण पोषण कर रही है। पूरी देश में व्यवस्था है। विश्व के अदर इकोनॉमीज को देखिए, राष्ट्राध्यक्षों को देखिए, कितने राजनेताओं को छोड़कर जाना पड़ा है। ये मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है और इसमें भारतीय मुस्लिम भी शामिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें भारतीय मुस्लिम भी शामिल है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और मुझे इस बात का, और मैं आ रहा हूं, और मुझे इस बात का फक्र है, जो भाईजान खड़े थे यहाँ पे, भाई साहब, मुझे इस बात का फक्र है कि बड़ी साफ गोई के साथ वो बोलते हैं, बड़ी साफ गोई के साथ बोलते हैं कि ये देश, बाकी दुनिया बहुत फ्रजाइल है, बड़ी कमजोर सी नजर आती है, ढहरी जैसी नजर आती है, लेकिन हमारा मुल्क इसलिए मजबूत नजर आता है क्योंकि इसके नेतृत्व की क्षमता में कहीं कोई सवाल नहीं। दयाशंकर चुप रहेंगे आज? नो। हाँ जी सर, हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 1.5 साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। मैंने आपका मुद्दा पिछले 3-4 बार लिया है, मैं 3-4 बार लिया है मैंने मुद्दा। आप देखिए कितने सारे नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने 3-4 बार मुद्दा लिया है। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूपीएससी की कोरोना के समय में जो तमाम सारी दिक्कतें आई, डेट का और खासतौर से एज का रिलैक्सेशन जो आपकी मेन मांग है, उस पर जरूर बात करता हूं। मैंने कहा कि उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, जैसे तमाम सारी जगह कंसीडरेशन हुआ है। आपके यूपीएससी पर भी, यूपीएससी के भी एग्जाम पे आपके जो एग्जाम है बहुत लीनियंटली, बहुत संवेदन तरीके से कंसीडर किया जाना चाहिए। जी मैं आया। No, I won't allow you. No, I won't talk to you. जी, no, I won't talk to you. अभी जैसे कि हैदर साहब ने जो बात, देखिए आप इंसान हैं,
इंसान है, पोस्टर मत बनिए, पोस्टर मत बनिए, पोस्टर आई वोंट अलाउ यू, पोस्टर मत बनिए, पोस्टर मत बनिए। आप आपसे मैं पूछूंगा, आप पोस्टर मत बनिए, पोस्टर बनते जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त ये है कि आप पोस्टर नजर आने लगे हैं, हम सब पोस्टर नजर आने लगे हैं। पोस्टर मत बनिए, इंसान रहिए। जी प्रतीक जी, इस देश की खूबसूरती यही है, हैदर साहब जैसे लोग, अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग और अब्दुल हमीद जैसे लोग, इन लोगों ने जो देश के लिए जो कर रहे हैं, जो इनके वक्तव्य हैं, वही तो देश की खूबसूरती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नफरत की राजनीति करते हैं, ओबीसी जैसे लोग जो इसको धर्म में बांटते हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लगना चाहिए ना। तो हम ऐसे मुसलमानों का भी तो दिल से स्वागत करते हैं। अब हैदर साहब के लिए मैं दिल से इनको सलाम करता हूँ कि ये ओबीसी के खिलाफ जो उन्होंने कहा, उनके जो वक्तव्य था उसके खिलाफ जाकर भी उन्होंने अपने धर्म को निभाया है। आइए हैदर साहब, यहाँ पे तस्वीर उड़ाइए, तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। आइए हैदर साहब। देखिए प्रतीक जी, मैंने हैदर जी का सम्मान किया, लेकिन मैंने ये भी कहा कि इस प्रकार का ही मुसलमान जो मेरा भाई होगा उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन जो पत्थर मारेगा, जो तलवारें चलाएगा, जो पेट्रोल बम चलाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा और चल के रहेगा। कोई भी भारत के संवैधानिक कानून को अपने हाथ में लेगा, हिंदुओं पे हमला करेगा, उसका जवाब जरूर मिलेगा। प्रतीक जी, मेरे भाई देखिए कितनी, इसका जवाब अगर मुझे देना होता, फर्ज करिए अगर मुझे देना होता इसका जवाब, तो मैं कैसे देता? आप देंगे जवाब। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रकाश मनराल है। प्रकाश जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक एमएनसी में जॉब करता हूँ। एमएनसी में जॉब करते हैं। वांट टू हैव पानी मंगवाऊं आपके लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ यू स्पीक। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आऊंगा सर, आऊंगा, यू हैव टू बी। गोपाल सर देख लो सर, पहले मैंने देख लो सर, देखिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझे देखने आए थे और मुद्दा, जब महाराज साहब मुद्दा नहीं जाएगा, मेरी खूबी यही है कि मुद्दा कहीं खोने नहीं दूंगा, मुद्दे पे ही रहूंगा। पहले देख लें दीजिए भाई साहब को मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजहब के नाम पे लड़ने की बात करते हैं, दिखावे के लिए भारत के संविधान पे चलने की बात करते हैं, और जिनकी औकात नहीं देश में जातिवाद खत्म करने की, वो भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं। देखिए, मेरा केवल एक यही कहना है कि जो अपराध करता है, जो पत्थर चलाता है, एक मिनट, हो गया यादव जी, हो गया। हाँ जी, देखिए मेरा केवल यही कहना है कि जो पत्थर चलाता है, जो दंगे करता है, आप उसको सजा दीजिए, मगर अगर आप उसके 8 साल के बच्चे, उसकी 62 साल की माँ, उनके घर को उड़ा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तो उन बच्चों का क्या दोष है? आप उसको अरेस्ट कीजिए, संविधान में उसके लिए कानून है, आप केस फाइल कीजिए, और अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और नासिर पेश कीजिए। मगर अगर नजीर पेश कीजिए, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ पे आपस में ही लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, वो देश कैसे तरक्की करेगा? आज हमारी इन सब डिबेट्स को, डिजिटल जमाना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूएस, यूए, यूरोप, सब जगह देखा जाता है। वो क्या सोचते हैं कि ये लोग आपस में इन मुद्दों के लिए एक एक दो मालूम है, मैं आज इधर आ जाना चाहता हूँ जी। और मैं आपको एक चीज कहता हूँ जी, जब आप ये बात कहते हैं, दुनिया के हर तरफ देखा जाता है, और जब बाहर कहीं देखा जाता है किसी मुल्क में, दूसरे मुल्क में, तो ये कहते होंगे, खासतौर से अंग्रेज तो ये जरूर कहते होंगे कि देखो एक फसाद छोड़ आए थे, ये आज तक उसी से उलझे हुए हैं। एक फसाद छोड़ के आए थे, आपस में दोनों लोग अभी भी उसी से उलझे हुए हैं, आज तक हम नहीं सुलझा पा रहे हैं। मसला मालूम है क्यों? हम में तुम्हें कोई दूरी नहीं है, मुमताज में और हम में क्या दूरी है? कोई दूरी नहीं है जी। कुछ तो हम लोग नहीं होने देते और कुछ लोग वो नहीं होने देते। बस फर्क इतना ही है। मेरा केवल यही कहना है, जो दिखता है क्या वो बिकता है, या जो बिकता है क्या वही टीवी पे दिखता है? ये टीवी पे सवाल है, ये टीवी पे सवाल है। मैं आया, खड़े रहो, मैं आया। बेटा आज नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी जनाब, जनाब। प्रतीक जी, हैदर भाई ने जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात लगी आज उनकी डिबेट में, हैदर भाई ने कहा कि मैंने पीछे पलटकर शिव जी को देखा और पूछा कि मुझे आप क्यों नहीं श्राप दे देते। तो ये तो भारत है, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के उद्भव का देश है और सबको इंक्लूड करने वाला देश है, इंक्लूसिव देश है। हमारी नीति ही रही है, गिनवाऊं, शक आए, हुन आए, मुगल आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, पारसी आए, ईरान, किसको हमने छोड़ा?
सबको आत्मसात किया, सबको जगह दिया। यहाँ तक कि ईरानी जब आए थे ये पारसी भाई, तो उनकी एक शर्त थी कि हम जहाँ रहेंगे वहाँ हम अपना पूजा स्थल बनाएंगे और उस स्थल में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। यानी जमीन हिंदुस्तान की, भारत के लोगों की, उनको मिल जाए और वहां हमारा प्रवेश वर्जित। फिर भी एक हिंदू राजा ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, बसाया। उनका जो देश था वहां आज नहीं है। तो भारत इंक्लूसिव है, इसके इंक्लूसिवनेस को बना रहने दीजिए और ये मुल्क इसी आधार पर, ये राष्ट्र तरक्की करेगा, इसी आधार पर आगे बढ़ेगा। एक और बात कह दूं छोटी सी, चर्चा होती है, रोजगार भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन उन सब के साथ आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सुरक्षा भी एक मुद्दा है, चाहे बाहरी हो या देश के अंदर हो। कन्हैया लाल को रोजगार था, स्वरोजगार में व्यवसाय करता था, टेलर का दुकान था, लेकिन जब सुरक्षा का मुद्दा आया उसका गला कट गया। तो बात सब चीज पर होगी। आप सुरक्षा के मुद्दे को भी इनकार नहीं कर सकते। कश्मीर में बसे हुए घाटी के लाखों पंडितों के पास वहाँ की सबसे समृद्ध कम्युनिटी थी, उनको वहाँ से भगा दिया गया था। बिल्कुल सुरक्षा की बात होनी चाहिए और सुरक्षा के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन 2018 से 2020 के बीच पार्लियामेंट में संसद में पेश की गई रिपोर्ट है, 9,500 नौजवान आत्महत्या करके मर गया। और आज भी आप सुनते होंगे, क्या इसकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? सुरक्षा खाली वही सुरक्षा है और सुरक्षा फिर सबकी होनी चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं, हम खुद साथ में चलने के लिए तैयार हैं। जैसी भी सुरक्षा चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। सुन लीजिए, और चला रहा है नहीं, कश्मीर में क्यों नहीं समझाते? आज भी कश्मीर में कौन गोली चला रहा है? आतंकवाद खत्म करने का दावा किसने किया था? नोटबंदी जब की थी तो कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा। जिम्मेदारी किसकी है बताइए आप? चलिए, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो भी आतंकवादी है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। पत्थर क्यों चल पड़े? देखिए, जिम्मेवारी सरकार की है, सुरक्षा बलों की है, इसलिए पकड़कर जेल भेजती है। लेकिन इनकी जिम्मेवारी क्या है? उसका केस लड़ने की। लीगल एड क्यों देते हैं भाई आतंकवादी? बहुत सारी बहस का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा मजमून यहाँ पे, कंटेंट यहाँ पे बहस हो रहा था। आज विप्लव की एक बात पे मुझे बात याद आ गई और ये बात सच है। ये मुल्क बहुत इंक्लूसिव है। सबसे पहले अगर पारसी आए होंगे तो यहीं आए, क्रिश्चियनिटी आई तो यहीं आई, इस्लाम आया तो यहां आया, और सनातन परंपरा में जिसका मैं रिप्रेजेंटेशन, मैं से मतलब आप बहुत सारे लोग, आज भी तुलसी का बिरवा मेरे आंगन में मौजूद है। सनातनी परंपरा है हमारी। आज भी हम सारे लोग एक जगह रहते हैं और ये बात सच है। इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है कि ये इंक्लूसिव है। और ये बात भी सच है। ये बात जब जहां अकल की बात हो, जहां बुद्धि की बात हो, यादव जी सुन लिया जाता है। और हैदर की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। हैदर जी, जो आपने बात कही थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये इंक्लूसिवनेस जो है, हमारी जो इंक्लूसिवनेस है, इसको जिसमें हम सारे लोग एक जगह होकर रहें और रह सकते हैं और रहते आए हैं, इसमें कैसे जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या फैक्टर आगे लगाया जाए जिससे हम सारे लोग एक हो सकें। जी, ऑफ कोर्स। एक मिनट, मैं बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड अंतर्गत राजापुर पंचायत से आता हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में मात्र 2 मुसलमान घर है और पैक्स का अध्यक्ष निर्विरोध हमारे गांव में मुसलमान चुना गया है। चुनाव नहीं होता है। हम दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम कैसे रहता है। हम भी तो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं कि हमारे पंचायत में पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध और मात्र 2 घर मुसलमान और पूरी आबादी केवल 7 मुसलमानों का आबादी है और पूरा हिंदू का आबादी 12 से 15 हजार। हमने इतना बड़ा दिल दिखाया हिंदू होकर। और मैं एक बात कहता हूं, मुश्किल कहां पे आती है? मुश्किल ये आती है कि आप अगर झारखंड में 75% हो जाते हैं तो स्कूल की प्रार्थना जो है आपका दिन बदल देते। ये गलत है। बैठो। दिक्कत मैं आज दोनों तरफ की बात हो रही है। दोनों तरफ की बात हो रही है। मैं आपका साबिल की भी अच्छा, दोनों तरफ की बात हो रही है। बात आबादी से तय नहीं होगी, आबादी से तय नहीं होती है। बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से तय होती है और हमने अपनी निष्ठा उसमें जताई है। हमने अपनी निष्ठा
हमने अपनी निष्ठा उसमें जताई है जी। देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संविधान से तय होता है और संविधान से ही तय होना चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल गलत था मैं कह रहा हूँ। चलिए गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत था, नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनिए वो गलत था, नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट सुन लीजिए। प्रतीक जी दिस इज द लास्ट टाइम एंड आई एम गिविंग यू अ वार्निंग। दिस इज द प्रतीक जी, दुनिया के तमाम जो संविधान हैं उनको आप देख लीजिए। जो अकलियत होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको राइट्स ज्यादा हमेशा दिए जाते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते हैं। जो बड़ा भाई होता है, ऐसे समझ लीजिए कि जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई को प्यार करता है, छोटे भाई को। अच्छी बात है। तो ऐसे ही छोटे मेरी ताई, ये बड़े भाई है, ठीक है, ये जहाँ गलत हो हमें डांट दे, ठीक है, लेकिन ठीक है, आप छोटे भाई हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रुकिए 47 तक हम वो कर देंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या अपराधियों और भक्तों में कोई समानता हो सकती है? और आज इस सवाल को मैं बेहद गंभीरता के साथ उठा रहा हूं। क्या अपराधियों में, दंगाइयों में और भक्तों में कोई समानता खड़ी कर सकता है? यह सवाल बड़ा लाजमी है और देश के हर शख्स से मेरा एक सवाल है आज। क्या एक तरफ हम अपराधी को देखेंगे और दूसरी तरफ